हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लेके आए हैं आपके अकाउंटेंसी का लास्ट टॉपिक, दैट इज योर डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। आज के बाद हमारा अकाउंटेंसी सेक्शन सम अप हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके एमसीक्यू एग्जाम तक मिलते रहेंगे, बीच बीच में हम आपको उसके थोड़े से डोज देते रहेंगे, साथ में बाकी जीके सेक्शन में आपकी कैरी ऑन कराऊंगा। तो बात करते हैं हमारा डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जाने वाला, मैं पहले ही बता देता हूं। ये इसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कहूंगा 2 एमसीक्यू ही आने के चांसेस हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूं आप इसे गैदर कर लीजिए, इसको एज एक स्टोरी की तरह सुन लीजिए। क्या हुआ, कैसे अकाउंटेंसी की डेवलपमेंट हुई, अकाउंटेंसी कैसे बड़ा हुआ, कहां से स्टार्ट हुई एंड सो ऑन। ये टॉपिक जब आप पढ़ने जाओगे आपको किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं होगा। तो सभी बुक्स का मैंने 4-5 बुक्स का मिक्सचर बनाकर इधर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं लेक्चर, ठीक है। और साथ में मैं बता देता हूं टेलीग्राम पे विद इन 3-4 डेज में मैं आपको ना एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें सभी मेरे जितनी भी पीडीएफ है उन्हें मैं कंपाइल करके एक ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको डिफरेंट पीडीएफ कंसल्ट नहीं करना पड़े, आपको एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स अवेलेबल हो जाए। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नाम आप सर्च कर सकते हो आईजी क्लासेस, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उधर से भी ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। तो क्या है डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग? सर नाम जैसे बता रहा है कि अकाउंटेंसी की डेवलपमेंट कैसे हुई, वो बड़ा कैसे हुआ, जब वो छोटा था, जब वो स्टार्टिंग स्टेज पे था, उसके बाद आगे कैसे बढ़ा, उसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हो हमने इसमें पढ़ना है एवोल्यूशन इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसका जन्म कहां हुआ, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एक कंप्लीट स्टोरी की तरह, एक कंप्लीट साइकिल की तरह। आप जैसे देख सकते हो मैंने तो लिखा हुआ है मॉडर्न अकाउंटिंग लिखा है, सॉरी इधर मॉडर्न आएगा। मॉडर्न अकाउंटिंग इज नॉट एन ओवरनाइट रिजल्ट ऑफ ए सडन चेंज इन एन इवेंट। साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, डेबिट एंड क्रेडिट, हमारी बैलेंस शीट कैसे इक्वल आ जाती है, ये ऐसे नहीं आ जाती, ये पिछले बड़ी सालों की मेहनत के बाद, बड़े लोगों की मेहनतों के बाद हमारी मॉडर्न अकाउंटिंग बनी। मॉडर्न अकाउंटिंग बनी तो डबल एंट्री सिस्टम बना, और उधर जाके हमें पता चला कि अगर हम इस तरह की अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट बराबर आएगा, इस तरह की अकाउंटिंग करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा, इस तरह की अकाउंटिंग करेंगे तो हमें कॉस्ट के बारे में पता चलेगा, इस तरह की अकाउंटिंग करेंगे तो हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारी पहले जब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं तब ऐसा नहीं था, लेकिन तब भी अकाउंटिंग होती थी, उसी कारण अकाउंटिंग को इन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है। दैट इज योर इमर्जेंट स्टेट, आप कह सकते हो जहां से वो इमर्ज हुई, जहां से वो स्टार्ट हुई। सेकेंड इज प्री एनालिटिकल स्टेज, थर्ड वन इज डेवलपमेंट दैट इज एनालिटिकल स्टेज, एंड द फोर्थ वन इज मॉडर्न एज, मतलब जो अभी तक चल रही है, ठीक है। पहले बात करते हैं इमर्जेंट स्टेज, जहां पे वो उसका उत्पन्न हुआ, जहां पे उसका जन्म हुआ। तो पहला बोलता है इमर्जेंट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इमर्ज कीपिंग पेस विद द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल स्टेजेस। अब आपको पता है, आप सभी ने ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, उसमें डिफरेंट एजेस स्टेजेस के बारे में। तो वैसे ही इधर भी है, देखो अकाउंटिंग का जो इमर्जेंट स्टेज था उसमें भी इन्होंने क्या किया, पहले एक स्टोन एज आई, प्रिमिटिव स्टेज आई, बार्टर स्टेज आई, करेंसी स्टेज आई। ज्यादा नहीं इसके बारे में पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए होता क्या, ठीक है। तो आपको बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले बोल रहा है स्टोन एज। देखो स्टोन एज के टाइम पे भी इंसान रहते थे, जीते थे, वो भी अपना खाता रखते थे। हाँ मैंने इससे इतना सामान लेना है, चाहे पैसे नहीं होते थे, इतना मैंने सामान लेना है, एंड सो ऑन। अभी मैं इधर बताता हूं, मैंने साफ साफ एग्जांपल लिखी है, वो कैसे हिसाब रखते थे। बात आती है स्टोन एज के टाइम पे, जो उस टाइम के लोग थे, इंसान थे, वो कैसे हिसाब रखते थे। डैड दे केप्ट अकाउंट्स ऑफ देयर कलेक्टेड फ्रूट्स, हंटेड एनिमल्स, लेंट गुड्स टू अदर्स बाय मेकिंग टिक ऑन द ट्रीज। वो ट्रीज के ऊपर टिक मार देते, या कुछ इस प्रकार की ऐसे ऐसे लाइनें मार देते थे, ठीक है, स्टोन्स से। आपने देखा होगा, बड़ी फिल्मों में दिखाते भी हैं, वो क्या करते थे, लाइनें मार देते थे, ताकि उन्हें याद रहे कि मेरे पास
इतने एनिमल्स हैं, मेरे पास इतने कैटल्स हैं, मैंने इतने फ्रूट्स रखे हैं, ठीक है। तो स्टोन एज में आपने बस ये याद रखना है कि वो ज्यादा नहीं करते थे, उनकी क्या रहता था, वो टिक्स कर देते थे या मार्क कर देते थे वॉल्स या ट्रीज पे। बाद में आया प्रिमिटिव स्टेज, ठीक है। अभी हमने स्टोन एज पढ़ा, स्टोन एज के बाद आया प्रिमिटिव स्टेज। तो स्टोन एज के बाद अब इंसान एक सोशल एनिमल बन गया, ठीक है, जो सोसाइटी में रहना चाहता था, मिलजुल कर रहना चाहता था। पहले तो जंगलों में कहीं भी घुस गए, उधर बसा लिया, ठीक है। अब वो एक सोशल एनिमल बनने जा रहा था। अब वो कैसे हिसाब रखने लगा, अभी भी उसका थोड़ा मिलता जुलता ही था, लेकिन थोड़ा सा एडिशन हुआ, डैट मेकिंग रोप नॉट्स। अब वो रोप में नॉट्स मार देते थे कि हाँ मेरे पास इतने हैं, क्योंकि जब वो पहले टिक करते थे वो चांसेस होते थे कभी कभार गायब हो जाने के, कभी कभार मिट जाने के। तो वो क्या करते थे, रोप में नॉट मार देते थे, उसके कारण उनका काम चल जाता था। अब बात आई बार्टर स्टेज। बार्टर सिस्टम के बारे में तो आपको पता ही होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के बदले गुड्स। अभी तक करेंसी नहीं आई, अभी तक पैसे का उत्पन्न नहीं हुआ, अभी इन्हें पता भी नहीं था पैसा होता क्या। अभी हमारी पैसा जब था भी उससे पहले की बात चल रही है। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज किया जाता था। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक शू मेकर हूं, ठीक है, उस टाइम का शू मेकर, और मैंने लेने हैं ग्रेन्स, मैंने लेने हैं राइस फॉर एग्जाम्पल। अब जो इंसान राइस उगाता होगा उससे मैं क्या करूंगा, राइस लूंगा और अपने शू से दे दूंगा। इससे क्या होता था, इससे हमारा क्या होता था, उसका भी भला हो गया, उसके पास पैसे नहीं आए, उसे शू की जरूरत थी तो उसे शूज मिल गए, मुझे राइस की जरूरत थी तो मुझे राइस मिल गए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज था, उसका डिसएडवांटेज क्या था, मुझे राइस की तो हर महीने जरूरत पड़ेगी, क्या राइस मेकर को शू की जरूरत पड़ेगी, मेन चीज ये आई। तो उसके कारण करेंसी आई, ठीक है। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी आप कह सकते हो लिमिटेशन क्या थी, कभी कभार हमें उस प्रोडक्ट की जरूरत है, कभी कभार नहीं है। अब मैं क्या बोलूंगा, यार तू मेरे शूज दे ले, उसको अगर शूज की जरूरत ही नहीं है तो वो शूज क्यों लेगा, सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है ना। तो उसके बाद अब आई करेंसी, अब आया पैसे का उत्पन्न, पैसा आया, होता गया पैसा, ठीक है। तो इसी स्टेज में थोड़ी इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स का फ्लरिश हुआ इस स्टेज में आके। अभी ऊपर तो चल रहा था काम, जैसा सिस्टम चल रहा था, बस अभी खाते रख रहे थे, बार्टर सिस्टम में बस गुड्स के बदले गुड्स मिल रहे थे। लेकिन अब पता चला व्यापार क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। तो अब इंडस्ट्रीज आई, ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रीज आई, वर्कलोड बढ़ गया, सामान उन्होंने कैसे उसका हिसाब किताब कैसे रखना है। तो अब आते हैं हमारे फादर ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज योर लुका पैसोली। आपको मैं पहले बता चुका हूं, वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज योर लुका पैसोली। उन्होंने बुक लिखी, इसे आप नोट डाउन कर लो, ये आपसे पूछा जा सकता है। उन्होंने बुक लिखी सुमा दी अरिथमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनलिटी। बुक का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चलो याद कर लो, क्या होता पूछा जा सकता है। तो लुका पैसोली ने ये बुक लिखी जिसमें अराउंड 5-6 चैप्टर थे। फिर उन्होंने इस बुक के जरिए अपने फर्स्ट चैप्टर में बताया कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपसे पूछा जा सकता है लुका पैसोली ने क्या कंसेप्ट दिया। उन्होंने बताया डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, उन्होंने बताया डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। लेकिन उस टाइम पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। उस टाइम पे बिल्कुल ही इन्होंने, जैसे हम पढ़ रहे हैं डेबिट द एसेट्स एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव वे में, कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया था, क्योंकि वो बात है कोई अराउंड 1400 ईयर्स की, 1456 से अराउंड इसी के आसपास, ठीक है। तो उस टाइम की आप कह सकते हो अकाउंटेंसी की इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं थी जो इस टाइम पे है। इस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका बिलियंस का टर्नओवर है, ठीक है। तो उस टाइम पे अभी इन्होंने बस एक तरह की नींव रख दी, आप कह सकते हो, डेबिट एंड क्रेडिट की। तो इधर मैंने साफ तौर पे लिखा भी है, ही वॉज इंडीड द फर्स्ट मैन हु एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम, बट ही कैन नॉट क्लेम टू बी इनोवेटर ऑफ दिस सिस्टम। लेकिन हम कह सकते हैं इस सिस्टम का इनोवेटर नहीं माना जाता ये, ठीक है, बिकॉज द अवेलेबल एविडेंस प्रूव दैट
दिस सिस्टम वॉज इन प्रैक्टिस haphazardly at the beginning at the of the 14th century, मतलब हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में इतना अच्छा सिस्टम ये नहीं था। ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग स्टेज में तो सब कुछ ऐसे ही रहता है। फिर बात आती है, हमने अभी कौन सा स्टेज पढ़ ली सर? हमने पढ़ ली एमरजेंट स्टेज, अब हम पढ़ेंगे प्री एनालिटिकल स्टेज। ठीक है, 1495 से लेकर 1799 तक। अब क्या हुआ, लूका पेसोली की थर्ड चैप्टर, लोका भी कहीं लिखा होता है इसलिए में लूका ही होता है, ठीक है, कहीं कहीं आपको लोका भी मिलेगा। तो अब इसके थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, जो उन्होंने बुक लिखी थी उसे फिर से रिप्रिंट कराया गया लोगों ने 1504 के, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेन चीज इसमें क्या आपने याद रखनी है, दैट प्री एनालिटिकल स्टेज में और भी नई नई आइटम्स के बारे में लोग लेके आए। क्या थी वो चीजें, हम पढ़ चुके। इसी स्टेज में हमें पता चला जर्नल एंट्रीज, इसी स्टेज में हमें पता चला लेजर के बारे में, इसी स्टेज में हमें पता चला ट्रायल बैलेंस के बारे में। ये चीज तो अभी पता चली। साथ में मैंने आपको कंसेप्ट्स में पढ़ाया था, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में गोइंग कंसर्न, वो भी इसी में आया कि गोइंग कंसर्न के हिसाब से हमने रखना है। हमने ये नहीं सोचना कि बिजनेस कल बंद हो रहा है तो हमें अकाउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने हर एक ट्रांसैक्शन ऐसे पास ऑन करनी है जैसे कि वो सालों भर चलेगा, 10 साल तक चलेगा, 50 साल तक चलेगा, 100 साल तक चलेगा। पीरियोडिक कंसेप्ट भी इसी पीरियड में आया। पीरियोडिक मतलब अकाउंटिंग पीरियड, चाहे उस टाइम का अकाउंटिंग पीरियड थोड़ा अलग होगा, लेकिन पीरियोडिक एक पीरियड की बात उन्होंने इसमें की कि इस आपने पीरियड के हिसाब से अकाउंट मेंटेन करने हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी इसमें आया। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमने आपको बताया था दैट दोज आइटम्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम अकाउंटेंसी। जिसे आप पैसे में नहीं तोल सकते हो उसे आप अकाउंटेंसी में नहीं घुसाओ। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी इसी स्टेज में आया था। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी पीरियड या डेवलपमेंट पीरियड आप कह सकते हो। तो मेन चीज आप कह सकते हो डेवलपमेंट पीरियड में ही हुआ है, क्योंकि ये 1950 तक चला। तो डेवलपमेंट ईयर में क्या होता है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां आई, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हमें सुनने को मिला, बड़े बड़े लार्ज स्केल प्रोडक्शन सुनने को हमें मिला, मल्टी स्केल प्रोडक्शन करने में हमें पता चला। अब क्या डिजायर हुआ, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। आपको पता है पुराने पीरियड में इतना प्रॉफिट के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता था कि प्रॉफिट क्या चीज है। वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए ही करते थे, लेकिन अब वो बड़ा आदमी बनने के लिए कर रहे थे लोग। ठीक है, अपना प्रॉफिट पाने के लिए कर रहे थे। ठीक है, गवर्नमेंट ने नई नई टेक्निक्स लाई ताकि इस पे कंट्रोल लाया जाए। फॉर एग्जांपल टैक्स लाइबिलिटीज। ठीक है, तो बात करते हैं जो इसमें नई डेवलपमेंट्स हुई। तो इसमें पहली डेवलपमेंट होती है दैट डेप्रिसिएशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इसी पीरियड में आया था। डेप्रिसिएशन आपको पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो आया ये डेवलपमेंट पीरियड में आया, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें पहले कॉस्ट से लेना देना ही था। जितना अच्छा 20 रुपए का सामान बन रहा है, चल 22 रुपए का बेच दे। हम ये नहीं देखते थे कि अच्छा 5 रुपए का मटेरियल लग रहा है, 5 रुपए की लेबर लग रही है, 5 रुपए का अदर एक्सपेंसेस लग रहे हैं। हम सीधे बस देखते थे टोटल मेरा इतना पैसा गया था तो इतनी कॉस्ट लगी हो। ठीक है, तो वो कंसेप्ट हमें पता चला इस पीरियड में, हमें डेप्रिसिएशन का पता चला इस पीरियड में। अब बात आती है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, उन्हें पता होगा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर। तो उनके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिलेटेड प्रिंसिपल्स थे वो भी इसी पीरियड में है। वो प्रिंसिपल्स क्या थे आपको मैं बता देता हूं। वो प्रिंसिपल मेन ये था, उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई। पहले इंसान क्या करता था, इस पीरियड से पहले वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करता था, उसे बस पैसे आने और जाने से मतलब था और किसी से मतलब नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, बिजनेस होने लगे एडवांस, बिजनेस होने लगे बड़े। तो अब ये आए टेलर आए, FW टेलर जी आए, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए कि आप ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखो, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कोऑपरेशन के साथ रहो, तो आपकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगी।
उन्होंने कुछ इस प्रकार के, आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। उन्होंने बताया आप अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के जरिए से भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। ये नहीं है कि आपने बस मशीन चलाई तो प्रोडक्शन बढ़ी, आपने अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रखना है, अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलजुल कर भी रहोगे तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगी। कुछ उन्होंने इस प्रकार के प्रिंसिपल बताए। फिर क्या हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था। अब हमें पता चला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है कि हाँ मेरी 10 रुपए की मैगी है तो मैं 10 रुपए के ऊपर नहीं जाना, 10 रुपए के अगर ऊपर चले गया मैं तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो इसके बारे में हमें पता चला। टैक्सेशन ऑन बिजनेस, अब गवर्नमेंट, मैंने जैसे ऊपर बताया, गवर्नमेंट लगी हम पे कंट्रोल पाना। अच्छा भाई आप प्रॉफिट कमाओगे तो गवर्नमेंट भी कहती आप अगर प्रॉफिट कमाओगे तो हमें आप दो टैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मॉडर्न पीरियड की, लास्ट पीरियड की। अब और हम एक्सपर्टाइज हो गए और अच्छे अच्छे हमें टेक्निक्स आ गई बिजनेस करने के। तो इसमें हमारे आते हैं मेन योर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप जिसे हम बोलते हैं। हमने पढ़े थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो वो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इंटरनेशनल लेवल पे भी बनाई गई, आपकी नेशनल लेवल पे भी बनी। तो कौन से पीरियड में बनी, मॉडर्न पीरियड में बनी, कि हां आपने अकाउंटिंग तो करनी है लेकिन कुछ इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आपने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए तो आप पे टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो सकती है, आपको हम कानूनी कार्रवाई भी आप पे हो सकती है। अब इन प्रिंसिपल से फायदा क्या हुआ, मेरी कोई फॉरेन कंपनीज है, कोई मेरी इधर कंपनीज है, उनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। उन सभी को पता है हमने सेम प्रिंसिपल्स का ही फॉलो करना है। ठीक है, फिर आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इसी में आए। फिर आया मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ऑडिटिंग सिस्टम भी इसी पीरियड में आया। अब बात करता हूं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद और भी बहुत कुछ है, आप घबराओ मत, ये मत सोचो कि टॉपिक खत्म हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपने और क्या चीजें याद रखनी है। अकाउंटिंग जो है वो कौन सी सिविलाइजेशन का पार्ट है, दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, आपने ये चीज याद रखनी है। बट इट वॉज स्टार्टेड इन इजिप्ट, कौन सी आप कह सकते हो कौन से जगह पे स्टार्ट हुआ, दैट इट स्टार्टेड इन इजिप्ट। और वो क्या यूज करते थे, दैट इट यूजेस क्ले टेबलेट्स, वो क्या यूज करते थे, क्ले टेबलेट्स का इस्तेमाल करते थे। अब क्ले टेबलेट्स क्या होता है, इसमें क्या होता था, उस टाइम पे करेंसी नहीं थी, करेंसी नहीं थी तो इनके पास कुछ ना आप कह सकते हो निशान टाइप होते हैं, आप कह सकते हो छापा, वो ना एक छापा टाइप मार देते थे क्ले के ऊपर, उनके ऊपर कुछ डिजाइन टाइप बने होते थे, आप कह सकते हो ट्रायंगल बना है, सर्कल बना है, कुछ इस प्रकार का डिजाइन बना है, कुछ डॉट 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 बने हैं। तो उन्हें पता होता था ये जो डॉट 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 है इट रिफ्लेक्ट 100 kg, 200 kg, 20 ग्राम एंड सो ऑन। तो वो क्या करते थे, उस क्ले पे लगा देते थे और उसको उस अलॉट में डाल देते थे और बता देते थे कि हाँ ये इतना है, ये इतने ग्राम है, ये इतने मिलीग्राम एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्ले टेबलेट्स के बारे में आपको यही पता होना चाहिए। आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो, आपको इसकी क्ले टेबलेट की इमेज भी मिल जाएगी, सामने सामने मिल जाएगी, आप उधर से भी देख सकते हो किस प्रकार के ये दिखते थे। अब बात आती है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ठीक है, अब जो क्वीन विक्टोरिया थे उन्होंने 1854 के टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज ए प्रोफेशनल माना। उस पीरियड के बाद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक प्रोफेशन का दर्जा दिया गया। इससे पहले वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते थे हम अकाउंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन हमें भी एक दर्जा दिया जाए, हमारे प्रोफेशन को भी एक दर्जा दिया जाए। तो क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे दिया गया, आपको यह चीज याद रखनी है, डैट इन 1854। फिर बात आती है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI कब एस्टैब्लिश हुआ, तो वो एस्टैब्लिश हुआ 1949। तो ये डेट भी आप नोट डाउन कर लो। अब आगे बात करते हैं हमारे रीसेंट ट्रेंड्स। ये हमने पढ़ी हिस्ट्री, अभी तक हमने क्या पढ़ी, हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं रीसेंट ट्रेंड्स, हमारे इधर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, नई नई चीजें क्या आई हैं, नई नई आइटम्स क्या आई हैं इस अकाउंटिंग में। तो फर्स्ट नया ट्रेंड आया है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब आपको पंचायत के टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, ह्यूमन रिसोर्स को हम क्यों नहीं इंक्लूड करते।
हम ह्यूमन रिसोर्स को इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हम इसे पैसे में मेजर नहीं कर सकते, है ना, यही था आंसर। हाँ जी सर। लेकिन अब क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स को मेजर किया जा रहा है। अब जो हम लोग जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं वो लोग नहीं करते, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा होगी, बिरला कंपनी होगी, रिलायंस कंपनी होगी, वो जरूर करते हैं। वो क्या पता करते हैं कि हाँ ये जो मेरे इंप्लॉयज हैं इनकी मेरी ट्रेनिंग पे कितना खर्चा हुआ, इन्हें हायर करने पे मेरा कितना खर्चा हुआ। अब आपको पता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ ये जो कंपनीज होती हैं टाई अप करके बैठी होती हैं, आईआईटीज, आईआईएम्स, ठीक है, इन इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करके बैठे होते, तो इनका खर्चा नहीं होता, उधर से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को पकड़ने में इनका खर्चा नहीं होता, उन्होंने उधर से बेस्ट स्टूडेंट उठाने हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करानी है। तो अब अकाउंटिंग ने बोला आप उसको भी मेजर करो, आप उसको भी पता करो कि हमने इस इंप्लॉय को उठाया तो है, हायर तो किया है, लेकिन इसे हायर करने में मेरा कितना खर्चा और है, ताकि हम इसे आने वाले टाइम में थोड़ा और कंट्रोल कर सके, इसे और बेटरमेंट में ला सके, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी आजकल होने लगी है। नेक्स्ट बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो हमने पढ़ा अभी, बजटरी कंट्रोल हमने पढ़ा था। इसमें हम बजट्स बना देते हैं, फिर उसके साथ हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट के साथ। जब कोई नई डेविएशंस आती हैं, उसमें कोई कमी पेशी आती है, उस कमी पेशी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बाय टेकिंग प्रॉपर एक्शंस, ठीक है। तो इस बजटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बलबूते पे ही हमारी आया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हमने क्या किया, लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि ये तेरा काम है, ये तूने ही करना है। और जब हमें पता चला अच्छा ये हमारे सेल्स मैनेजर ने ऐसा काम किया, उसे अच्छी तरह ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पा सका, तो हम उसे दंड देंगे, उसे पनिशमेंट देंगे। इट कैन बी नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी ऑल्सो, ठीक है। तो इधर से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का भी उत्पन्न हुआ। तो आपको पता होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, उसमें आपकी आ जाता है बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। फिर बात आती है ह्यूमन रिसोर्स में आपका हम किसका मैनेजमेंट करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट की, हायर करने का क्या खर्चा हो गया एंड सो ऑन। फिर अगला हमारा आता है सोशल अकाउंटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन। आप इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी चलो इसी के साथ थोड़ा रिलेट कर सकते हो, लेकिन अलग अलग भी आइटम्स हैं, ठीक है। आप सोशल अकाउंटिंग में सब कुछ डाल सकते हो, मैं ये भी कह सकता हूं ग्रीन अकाउंटिंग भी आ जाता है आपका एंड सो ऑन। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन, ठीक है। तो अब बिजनेस का जो गोल होता है, मैंने आपको बताया था बिजनेस करने का मेन गोल, प्राइमरी गोल क्या है सर, बिजनेस करने का प्राइमरी गोल है प्रॉफिट कमाना। तो क्या रहता है, टू अर्न प्रॉफिट, प्राइमरी गोल ये है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिजनेस करने का आज के टाइम का, पुराने बात पुरानी हो गई, आज के टाइम का अगर बात करूं तो उनका अल्टीमेट गोल होना चाहिए सोसाइटल वेलबींग, सोसाइटी का अच्छा करना, ठीक है। आज के अगर टाइम की बात की जाए तो उनका चीज आ जाती है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, अल्टीमेट गोल। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सोसाइटी का दबाव पड़ेगा और सोसाइटी उन्हें इस दुनिया में नहीं जीने देगी। दुनिया मतलब बिजनेस में नहीं जीने देगी, उन्हें बाहर निकाल देगी, आपकी दुकान बंद करा देगी, ठीक है। तो अब बात आती है, आपको मैं इधर पढ़ के बताता हूं, बिजनेस इज ए सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस अब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रहा, अब ये एक सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गया है। इट ड्रॉज इट्स इनपुट फ्रॉम द सोसाइटी। अब वो सोसाइटी से ही अपने इनपुट्स लेती है, इनपुट इन द सेंस जो वो प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी सामान लेती है। अब उसका फर्ज बनता है कि उस सोसाइटी को भी इंटर्न में कुछ दे। इंटर्न में हम कह सकते हैं इंप्लॉयमेंट दे, इंटर्न में हम उसे कह सकते हैं बेस्ट क्वालिटी गुड्स दे, बेस्ट क्वालिटी। इंटर्न में हम उसे कह सकते हैं सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करे। इंटर्न में हम कह सकते हैं पोल्यूशन को कम रिड्यूस करने के डिफरेंट मेजर्स बताए, ठीक है। तो ये उसकी अब मेन चीज है, उसका अल्टीमेट गोल सोसाइटल वेलबींग है। प्राइमरी गोल चाहे अर्निंग प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये है अब आपकी सोशल अकाउंटिंग।
सोशल अकाउंटिंग भी क्या कहता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर्स द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एक्शन। जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन हुए हैं उसका क्या इफेक्ट हुआ है उसे हमने रिपोर्ट करना है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। स्टेक होल्डर्स को बताना है क्या इफेक्ट हुआ है, हमने क्या क्या अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, उसकी हमने रिकॉर्डिंग करनी है। अब बात आता है, एक और नया ट्रेंड आ रहा है, फोरेंसिक अकाउंटिंग। ये भी नया टर्म आई है, नाम आपको बता रहा है फोरेंसिक रिपोर्ट। सुनते होगे सीआईडी में, मैं तो देखता था बचपन में बड़ा, आप भी देखते होगे। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्या है वो, मतलब कि हमने इन्वेस्टिगेट करना है। फोरेंसिक में यही होता है ना कि पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाता है उसकी बॉडी को, हाँ ये इस हिसाब से मरा एंड सो ऑन। तो ये भी वही है, आर्ट है इन्वेस्टिगेट करना कि आपने कहां पे फ्रॉड किया है, आपने कहां गलतियां की हैं, कहां से पैसों की चोरी की है, कहां से अपना टैक्स का बचाया है। दिस जॉब रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स इन अकाउंटिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल। तो ये जो आपकी जॉब है ये आपको मदद करती, ये एक टेक्निकल स्किल है जो आपको अकाउंटिंग, इन्वेस्टिगेशन, लीगल में मदद करती है। मतलब एक तरह की आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप ये चीज याद रखिए। अब आता है हमारा लास्ट आज का इस टॉपिक का, इस अकाउंटेंसी सेक्शन का, क्लाउड अकाउंटिंग। द मोस्ट ट्रेंडिंग इवेंट मैं कह सकता हूं, सबसे ज्यादा आजकल ये चल रहा है क्लाउड अकाउंटिंग। आपने सुना होगा टेलीबिजी के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है, टैली का आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। और अब मैं बैठा हूं अपने घर पे, मैंने पता करना है अच्छा वो शाम ने कितने पैसे देने हैं, तो मुझे वो अपना कंप्यूटर चाहिए जिसमें वो टैली का सॉफ्टवेयर होगा, है ना, वो चीज चाहिए, वो उसी में स्पीड होगी। तो क्लाउड अकाउंटिंग क्या है, एक्चुअली इट इज ए ऑनलाइन अकाउंटिंग। ये एक ऑनलाइन अकाउंटिंग है जहां पे आप घर बैठे बैठे ही, बस आपके पास एक इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, आप अपने अकाउंट देख सकते हो। मतलब एक तरह का आप इसे कह सकते हो जैसे कि आप फेसबुक चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, उधर आप अपने यूजर आईडी डालते हो, अपना पासवर्ड डालते हो, उधर आपको लॉगिन हो जाते हो। वैसे ही क्लाउड अकाउंटिंग भी है, उधर आप अपना यूजर नेम डालो, अपना पासवर्ड डालो, उधर आपका सारा का सारा अकाउंट आ जाएगा। अब इससे क्या फायदा हुआ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो लार्ज कंपनीज हैं, उन्हें डाटा शेयरिंग में आसानी हुई। उन्हें अपना सेटअप नहीं बनाना पड़ा कि हाँ इसके पास मेरा ये टैली का अकाउंट होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए एंड सो ऑन। अब बस हमने क्या करना है, किसी को कोई भी देश में कहीं भी बैठा हुआ है, दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है, उधर से वो असेस कर सकता है हमारे अकाउंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्लाउड अकाउंटिंग का ये फायदा हुआ, आप नीचे पढ़ सकते हो। विद ए क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अ कंपनी डज नॉट हैव टू सेट अप इंडिविजुअल डेस्कटॉप विद सॉफ्टवेयर। अब कंपनी को कोई जरूरत नहीं पड़ी अपने इंडिविजुअल डेस्कटॉप को डिफरेंट डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर डालने की, बिकॉज एवरीवन इन द कंपनी कैन असेस द क्लाउड ऑन देयर ओन डिवाइसेस। वो अपने ओन डिवाइसेस में उसे असेस कर सकते हैं। दिस ऑल्सो रिमोट टीम्स एंड ब्रांचेस टू असेस द सेम डाटा एंड द सेम वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। और इससे क्या हुआ, सभी को सेम डाटा भी मिला और सेम वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर भी मिला। ठीक है, होप कि आपको क्लाउड अकाउंटिंग के बारे में भी पता चल गया होगा। अब लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं। अ मेजर बेनिफिट ऑफ क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज डाटा बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी इज ऑफन ए पार्ट ऑफ इट। तो मेन चीज आपको पता है आजकल डाटा द मेन थिंग रहती है आपकी डाटा, तो उसे कैसे रिकवर किया जाए वो इसका मेन बेनिफिट रहा, मेजर बेनिफिट रहा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डाटा आपके उड़ने के चांसेस नहीं है। होप कि क्लियर होगा आपको इसके बारे में। तो अभी मैं फिर से बता रहा हूं, इसके एमसीक्यू कुछ ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, लगते नहीं है मुझे कि इतने ज्यादा आपको एमसीक्यू आएंगे। फिर भी जो मुझे रेलिवेंट लगा, डिफरेंट बुक कंसल्ट करने के बाद जो मुझे रेलिवेंट लगा वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा जो मैंने बताया है, एक प्रॉपर स्टोरी की तरीके से बताया, कहां से इसकी अकाउंटिंग का उत्पन्न हुआ और अब कहां तक पहुंच चुका है। आने वाले टाइम में पता नहीं कहां पे होगा अकाउंटेंसी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कोशिश करूंगा इसके भी मैं आपको एमसीक्यू बना के दे दूं, जिस तरह के इसके एमसीक्यू बन सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से इसके अकाउंटेंसी के जो एमसीक्यू हैं हमने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा अपना जो टाइम है मैं शिफ्ट कर दूंगा जीके पोर्शन में। स्टूडेंट्स की बड़ी डिमांड है सर आप जीके भी करवाइए, तो जीके पोर्शन मैं तो कराऊंगा, साथ में मैम भी करवा रहे हैं, तो हम दोनों मिलकर आपका जीके पोर्शन भी कंप्लीट करवा देंगे। तो गाइज आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय ये डे गाइज। और वीडियो को लाइक किए बिना नया जाइएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा।